तो यहाँ पे हम सेक्शन 26 टू 35 ऑफ सीआरपीसी समझेंगे। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं और आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं कुशांग 10, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। देन compete with thousands of aspirant and stand out from the crowd. Expert guidance for your Judiciary 2021 preparation. Then free special classes every day. Indian Contract Act, CPC, Jurisprudence, Hindu law, Constitutional law, Criminal Procedure Code. देन इफ़ यू टेक प्लस सब्सक्रिप्शन तो आपको इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज़, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ्स मिल जाएंगे। देन फ्री टेस्ट सीरीज़ जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो कुशांग 10 और आप इसको एक्सेस कर पाओगे। देन दीज आर द मॉक टेस्ट जो अनअकैडमी पे होते हैं हर एक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी एविडेंस चेक के सुबह 9 बजे, और उनका डिटेल एनालिसिस होता है सैटरडे संडे को 7 बजे शाम को। देन ये प्राइसिंग प्लान है जो प्लस सब्सक्रिप्शन का है। अगर आप 24 मंथ के लेते हो तो आपको 2200 रुपीज़ पड़ेंगे और उस पर 10% ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो कुशांग 10। देन आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 26 से लेके 35 तक। तो देखो पहले सिंपल सी बात बोलता है, जो सेक्शन 26 है जो चैप्टर 3 के अंदर आता है, जो चैप्टर 3 जिस बारे में बात करता है पावर ऑफ कोर्ट्स की। तो देखिए सेक्शन 26 जो है वो कोड्स बाय विच ऑफेंस आर ट्रायबल बताता है कि कौन से कोड जो हैं ऑफेंसेस को ट्राई करेंगे अपने पास। इतनी सी बात बोलता है। तो इतना ये क्या बोल रहा है कि कोई भी ऑफेंस जो होंगे वो किसके द्वारा ट्रायबल होंगे, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन या एनी अदर कोर्ट के द्वारा। और किसके अंदर अगर वो ऑफेंस हुए होंगे, आईपीसी के अंदर हुए होंगे। तो एक तो ये सिंपल सी बात इसने बोल दी कि एनी ऑफेंस अंडर आईपीसी मे बी ट्राइड बाय हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन या एनी अदर कोर्ट। ठीक है, जो अगर फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बोल रखा है कि इन कोर्ट के पास चलेगा तो उस कोर्ट के पास चलेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें ये समझ आता है कि इसने तीनों ही कोर्ट की, जो हाई कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन है और एनी अदर कोर्ट है, तीनों ही कोर्ट की क्या दी है, कॉन्करेंट जुरिडिक्शन दी है। कॉन्करेंट मतलब सबके पास जुरिडिक्शन है इनका ट्रायल चलाने की। अब इसने कॉन्करेंट जुरिडिक्शन क्यों दी है, क्योंकि जब हम सेक्शन 407 पढ़ेंगे वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है। सेक्शन 407 के अंदर हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है, वो किसी भी क्या कहते हैं, जो ट्रायल किसी भी कोर्ट के पास चल रहा होता है जो कि उसके सबॉर्डिनेट है। क्या है, उसके सबॉर्डिनेट है। सबॉर्डिनेट कोर्ट का जो केस होता है उससे वो विड्रॉ कर सकता है। हाई कोर्ट जैसे मान लो सेशन कोर्ट के पास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास अगर कोई केस चल रहा है तो उसको वो विड्रॉ कर सकता है और अपने पास उसका ट्रायल कंडक्ट कर सकता है। अगर यहाँ पे कॉन्करेंट जुरिडिक्शन नहीं दी जाती हाई कोर्ट को तो हाई कोर्ट उस तरीके से ट्रायल कंडक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि अगर हाई कोर्ट किसी केस को विड्रॉ करेगा और अपने पास उसका ट्रायल चलाएगा तो जो ट्रायल का प्रोसीजर लोअर कोर्ट चलाता अपने पास, कोर्ट ऑफ सेशन या जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट या एमएम का कोर्ट, वही प्रोसीजर हाई कोर्ट को चलाना पड़ेगा। तो सेम प्रोसीजर वो फॉलो करेगा ट्रायल का जो सबॉर्डिनेट फॉलो करता। अगर ये पावर हाई कोर्ट को नहीं दी जाती तो हाई कोर्ट सेम प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर पाता और फिर वहाँ पे ट्रायल सही से नहीं हो पाता। तो यहाँ पे एक तरीके से हाई कोर्ट को ओरिजिनल जुरिडिक्शन के तौर पर यहाँ पे कॉन्करेंट जुरिडिक्शन दी गई है तीनों को ही। इसी तरीके से सेशन कोर्ट को क्यों दी गई है कॉन्करेंट जुरिडिक्शन, क्योंकि जो सेशन कोर्ट है जिसको हम यहाँ पे सेशन कोर्ट जिसको हम बोल रहे हैं, वो भी किसी भी केस को विड्रॉ कर सकता है अपने से सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट के पास जो चल रहा है, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किसी के पास भी जो चल रहा है उसको विड्रॉ कर सकता है सेक्शन 409 में। और विड्रॉ करके क्या कर सकता है, अपने पास उसका ट्रायल कर सकता है। तो यहाँ पे भी उसको क्या चाहिए, फिर सेम पावर्स चाहिए ताकि वो प्रोसीजर को चला सके। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी। अगर देखो ये अगर कॉन्करेंट जुरिडिक्शन नहीं होती इन कोर्ट के पास तो जो सेशन कोर्ट था या हाई कोर्ट था अपनी ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर ट्रायल को नहीं चला पाते। इसलिए यहाँ पे इसने क्या बोला कि सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड एनी ऑफेंस अंडर आईपीसी मे बी ट्राइड बाय हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और एनी अदर कोर्ट विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल बाय टू बी ट्रायबल। तो ये तीनों के तीनों क्या है, कॉन्करेंट जुरिडिक्शन है तीनों के पास। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ आई होगी। अब यहाँ पे इसने बता रखा है कि एनी अदर कोर्ट, यहाँ पे क्या टर्म यूज़ करते हैं, एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस शोन इन फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्रायबल, की कोई और कोर्ट जिसके द्वारा वो ट्रायबल है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर शो कर रखा है। तो देखो नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है कि मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अगर मान लो क्या होता है मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जैसे सीजीएम है या सीएमएम है जो भी है,
मजिस्ट्रेट उसके पास अपने केस को सबमिट कर देगा। अगर किस सिचुएशन में सबमिट करेगा, मतलब मान लो जैसे मजिस्ट्रेट ने अगर कोई केस अपने पास चला रहा है तो किस सिचुएशन में करेगा, उसको लगता है कि इसके अंदर ऑफेंस के अंदर जो पनिशमेंट मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी, तो वहाँ पे ट्रायल चलने के बावजूद भी बाद भी ये जो कोर्ट होते हैं एमएम के कोर्ट या जेएम के कोर्ट, वो अपने सीजीएम या सीएमएम के पास केस को सबमिट कर सकते हैं। और जो सीएमएम होता है या सीजीएम होता है वो भी आगे फर्दर सबमिट कर सकता है अगर उसको लगता है कि इसकी सज़ा मैं नहीं दे पाऊंगा। कौन से सेक्शन के अंदर? सेक्शन 323 रीड विद सेक्शन 209। तो 209 के अंदर हम आगे कमिट करते हैं तो उसके साथ सेक्शन 323 को हम रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो आगे कमिट कर सकते हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि वो ट्रायल इसका खुद नहीं चला पाएंगे। ठीक है, देन यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है? प्रोवाइडेड दैट any offense under section 376, 376A, 376B, 376C, 376D, 376E ऑफ IPC, तो इनके अंदर अगर कोई ऑफेंस हो रहे हैं, ये वाले ऑफेंस हमें पता है कौन से होते हैं, तो शेल बी ट्राइड एज फार एज प्रैक्टिसेबल बाय अ कोर्ट प्रिसाइडेड ओवर बाय अ वुमेन। तो सिंपल सी बात बोलिए कि अगर ये वाले ऑफेंस किसी कोर्ट में चलेंगे तो वुमेन जज के द्वारा चलने चाहिए। वहाँ पे जो प्रिसाइडिंग जज हो वो कौन हो? वुमेन जज हो। देन क्लॉज बी क्या बोलता है सेक्शन 26 का कि एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ, कि अगर किसी और, देख पहले इसने बोला आईपीसी के लिए, फिर किसके लिए बोल रहा है? एनी अदर लॉ के लिए बोल रहा है। व्हेन एनी कोर्ट इज मेंशन इन दिस बिहाफ, अगर मान लो कोई पर्टिकुलर कोर्ट बता रखा है कि इस कोर्ट में इसका ट्रायल चलेगा, तो उस कोर्ट के अंदर इन सच लॉ बी ट्राइड बाय सच कोर्ट एंड व्हेन नो कोर्ट इज सो मेंशन, और अगर कोई भी कोर्ट मेंशन नहीं कर रखा तो उसका ऑफेंस उसका ट्रायल कहाँ पे चलेगा? हाई कोर्ट के अंदर या फिर एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो जो भी फर्स्ट शेड्यूल के अंदर शो कर रखा है वहाँ पे चलेगा इसका। जैसे मान लो कोर्ट मेंशन कैसे कर रखा है, जैसे बोल दिया कि सीबीआई के कोर्ट का केस सीबीआई के कोर्ट में चलेगा, या रेलवे ट्रिब्यूनल का रेलवे ट्रिब्यूनल के पास चलेगा, है ना, ऐसे करके वो बता देता है, तो वो तो फिर वहाँ पे चलेगा। अगर नहीं बता रखा तो फिर इन हाई कोर्ट में या फिर एनी अदर कोर्ट में चलेगा, जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बताता है कि किस हिसाब से कौन से कोर्ट के पास चलेगा। आई होप यहाँ तक समझ आया। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैसेज कर सकते हो @kushang, वहाँ पे हम डाउट को क्लियर कर लेंगे। अच्छा, जैसे यहाँ पे देखो इसने टर्म एनी अदर लॉ भी लिखा है। एनी अदर लॉ जैसे किसी भी एक्ट के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ले लो, फेमा एक्ट ले लो, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट ले लो, कोई भी एक्ट ले लो यहाँ पे, तो किसी भी लॉ के अंदर हो सकता है ये। ठीक है, सेक्शन 26 आई होप क्लियर हुआ होगा। हम सेक्शन 27 के ऊपर आते हैं। जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ जुवेनाइल्स। अब जुवेनाइल की बात कर रहा है कि जब जुवेनाइल का केस चलेगा तो उस केस में किसके पास जुरिस्डिक्शन रहेगी। तो अगर कोई पर्सन जो क्या है 16 साल से कम की उम्र का है और कोई ऐसा ऑफेंस करता है जो कि क्या नहीं है, पनिशेबल विद डेथ या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ उसके अंदर नहीं है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी कि पनिशेबल विद डेथ नहीं होना चाहिए और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ नहीं होनी चाहिए। और जब वो कोर्ट के सामने अपीयर होता है, जैसे कि मान लो सीजीएम है या कोई स्पेशल एमएम है, जैसे मान लो स्पेशल एम्पावर्ड कोर्ट है, एमएम नहीं, स्पेशल एम्पावर्ड कोर्ट है, जैसे कि चिल्ड्रंस एक्ट के अंदर होता है, पॉक्सो एक्ट के अंदर होता है, जैसे बना दिए जाते हैं, तो उसके लिए बात कर रहा है। तो यहाँ पे एक बार हम रीड करते हैं फिर हम इसको समझते हैं। और एनी ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ committed by any person who at the date when he appears or is brought before the court is under the age of 16 years, वो 16 साल से कम है और उसने ये वाला ऑफेंस नहीं किया है। brought before the court is under the specially empowered under the children's act, कि जो जिसको मतलब जिस भी कोर्ट के सामने लाया जाता है तो उसका ट्रायल किसके पास चलेगा? सीजीएम के पास चलेगा, या फिर कोई भी ऐसा कोर्ट जो कि स्पेशली एम्पावर कर रखा है जिसको चिल्ड्रंस एक्ट के अंदर। और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स प्रोवाइडिंग फॉर द ट्रीटमेंट ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर्स, या फिर कोई भी जहाँ पे इनका ट्रीटमेंट ट्रेनिंग या रिहेबिलिटेशन होगा यूथफुल ऑफेंडर का, उस जगह पे इनका ट्रायल चलेगा। देन सेक्शन 28 बोलता है सेंटेंस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास। तो हाई कोर्ट जो है कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है जो कि लॉ के द्वारा ऑथराइज़ किया गया है, एंड सेशन जज भी कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है जो लॉ के द्वारा ऑथराइज़ किया गया। लेकिन अगर डेथ की पेनल्टी देगा तो वहाँ पे हाई कोर्ट की कन्फर्मेशन लेनी होगी। और कौन से सेक्शन में ली जाती है? सेक्शन 366 के अंदर ली जाती है। ठीक है, देन अब हम अगर मतलब सेशन जज कोई पास कर रहा है तो वो वहाँ पे ऊपर सबमिट कर देगा, सिर्फ डेथ सेंटेंस के केस के अंदर। देन बताता है कि जो सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, सब सेक्शन 2 में बात इसने बताई जो हमने पढ़ी। फिर असिस्टेंट सेशन जज की बात बताता है। हमने सेशन जज और एडिशनल सेशन जज सब सेक्शन 2 में देखा। असिस्टेंट सेशन जज की पावर सब सेक्शन 3 में बताता है। तो ये जो है कौन सी पनिशमेंट पास कर सकते हैं? 10 साल से कम की कर सकते हैं, यानी कि ये डेथ पेनल्टी नहीं कर सकते,
ठीक है, और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ नहीं कर सकते, या 10 साल से ऊपर की सज़ा नहीं कर सकते, मैक्सिमम 10 ईयर्स तक की सज़ा कर सकते हैं जो असिस्टेंट सेशन जज होते हैं। देन सेक्शन 29 बताता है मजिस्ट्रेट की पावर्स के बारे में। तो जो CGM है वो कितनी इम्प्रिजमेंट दे सकता है, 7 साल तक की दे सकता है, 7 ईयर्स मैक्सिमम दे सकता है। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो मैक्सिमम 3 ईयर्स तक की दे सकता है, और फाइन मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ का लगा सकता है, या दोनों। सेकंड क्लास वाला जो GM होता है वो 1 ईयर तक की सज़ा दे सकता है और 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। और जो CMM होगा सेम उनको ट्रीट किया जाएगा CGM की तरह, और MM को भी, मतलब कि जैसे जो CGM को पावर दी ना हमने, वही पावर CMM के पास है, जो GM 1 क्लास को दी वही पावर MM के पास है। सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन की, अगर आप फाइन, जैसे आपके ऊपर फाइन लगाया गया और उसको कोई पे नहीं करता, तो उस केस में क्या होगा वो बता रखा है हमें सेक्शन 30 के अंदर। तो सेक्शन 30 में क्या बोलता है कि अगर कोई पर्सन डिफ़ॉल्ट कर देता है फ़ाइन पे करने के लिए, तो जो मजिस्ट्रेट है वो उसको उस डिफ़ॉल्ट के बदले क्या दे सकता है, कन्विक्ट कर सकता है। ठीक है, मतलब कि इम्प्रिजमेंट लगा सकता है उसके ऊपर कि आप फ़ाइन पे नहीं कर रहे तो आप इम्प्रिजमेंट पे करो। तो सेक्शन 29 क्या बोलता है कि जो कोर्ट ऑफ CGM है, सॉरी 30 पढ़ रहे हैं, सॉरी 30 पढ़ रहे हैं, जो तो बोलता है कि जो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट है मे अवॉर्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एज अथोराइज बाय लॉ प्रोवाइडेड द टर्म, कि जो भी लॉ के हिसाब से वो अथोराइज है सेक्शन 29 के अंदर वो देंगे, वो जितनी उनको पावर है कि 10 साल, सॉरी 7 साल, 3 साल, 1 साल, वही सज़ा देंगे। लेकिन साथ में क्या बोल रहा है कि ये जो सज़ा दी जाएगी इज नॉट इन एक्सेस ऑफ पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29, ये बात हमने समझ ली। देन शेल नॉट वेयर इम्प्रिजमेंट हैज़ बीन अवॉर्डेड एज पार्ट ऑफ सब्सटांटिव सेंटेंस exceed 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict as punishment for the offence otherwise then for the imprisonment in default of the fine। तो मैक्सिमम उसके ऊपर कितनी लगा सकता है, 1/4 लगा सकता है जितनी उसके अंदर मिलनी थी। यही बात बोल रहे हैं ना यहाँ पे B क्लॉज के अंदर कि जहाँ पे इम्प्रिजमेंट वो उसको देगा सब्सटांटिव सेंटेंस के साथ, तो वो 1/4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जितनी इम्प्रिजमेंट उसके अंदर उसको मजिस्ट्रेट दे सकता था। ठीक है, तो मैक्सिमम 1/4 देगा फॉर द ऑफेंस अदरवाइज देना इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। और सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, द इम्प्रिजमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन में बी इन एडिशन टू अ सब्सटांटिव सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर अ मैक्सिमम टर्म अवॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। तो ये एडिशन के अंदर हो सकती है, जैसे पहले के अंदर 1 साल की सज़ा दी, यहाँ पे अगर 2 महीने की सज़ा देनी थी तो ये 1 ईयर प्लस 2 मंथ की सज़ा मिलेगी, तो इसके एडिशन के अंदर ये दे सकता है जज, मतलब एडिशन के अंदर ये दी जाएगी। ठीक है, और ये जो इम्प्रिजमेंट है ये कैसी होनी चाहिए, ये जो एक्स्ट्रा दी जाएगी, एक तो सिंपल होनी चाहिए, यहाँ पे कभी भी रिग्रेस इम्प्रिजमेंट नहीं दी जा सकती। ठीक है, और ये 4 मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी। अगर कितना अमाउंट है, 100 रुपीज़ से कम का अमाउंट है तो 4 मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी ये वाली जो इम्प्रिजमेंट एक्सेस में दी जा रही है, और 6 मंथ से एक्सीड नहीं करेगी बाकी सभी केस के अंदर। तो मैक्सिमम 4 मंथ या 6 मंथ्स की ये एक्स्ट्रा सज़ा दी जाएगी। देन सेक्शन 31 क्या बोलता है, सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेज एट वन ट्रायल की, एक ही ट्रायल के अंदर बहुत सारे केसेस की कन्विक्शन की जा रही है। व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड एट वन ट्रायल, की उसको एक ट्रायल के अंदर कन्विक्शन दी जा रही है 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंसेस के लिए, द कोर्ट में सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 71 ऑफ IPC, सेक्शन 71 को ध्यान रखना है हमें IPC के, सेंटेंस हिम फॉर सच ऑफेंसेज टू सेवरल पनिशमेंट प्रिस्क्राइब देयर फॉर विच सच कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट। तो सबके लिए अलग अलग सज़ा दे सकता है कि एक ऑफेंस के लिए 1 साल की दी, दूसरे के लिए 1 साल के लिए दी, तीसरे के लिए 1 साल के लिए दी, 6 महीने के लिए दी, ऐसे करके सबके लिए अलग अलग सज़ा दे सकता है। Such punishment when consisting of imprisonment to commence the one after the expiration of the other in such order as the court may direct unless the court directs that such punishment shall run concurrently। तो ये सजाएं कैसे होंगी, जैसे फर्स्ट ऑफेंस की दी तो पहले ये चलेगी, फिर उसके बाद ये चलेगी, ये चलेगी, ये चलेगी, अनटिल एंड अनलेस कोर्ट ये नहीं बोल देता कि ये सारी कॉन्करेंटली चलेगी, यानी कि इस 1 साल में ये सारे भी काउंट हो जाएंगे, जब तक कोर्ट ये बात नहीं बोलेगा। अदरवाइज पहले ये खत्म होगी, फिर ये स्टार्ट होगी, फिर ये खत्म होगी, फिर ये स्टार्ट होगी, फिर ये खत्म होगी, ये स्टार्ट होगी। तो कोर्ट को स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा। सेक्शन 427 में भी है ये चीज़ कि कोर्ट को स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा, अदरवाइज वो कॉन्करेंटली नहीं चलेगी। ये केस में भी हमें बोला है, केस का नाम है रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, 1991 का केस है, रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। ठीक है, और एक और सेम इसके लिए केस आता है नाथूराम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये तो बहुत फेमस केस है नाथूराम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा।
ये आपसे एग्जाम में भी पूछ सकता है। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? इन केस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस, जहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस दिए गए हैं, एक के बाद एक के बाद एक दिया गया है, इट शैल नॉट बी नेसेसरी बाय द कोर्ट बाय रीजन ओनली ऑफ द एग्रीगेट पनिशमेंट। अब ऐसा नहीं होगा, जैसे मान लो कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके पास मैक्सिमम पावर है कि वो 3 साल तक की सज़ा दे सकता है, लेकिन उसने 4 ऑफेंसेस की सज़ा एक साथ दी, जिसके अंदर पहले के अंदर 1 साल, दूसरे के अंदर 2 साल, तीसरे के अंदर भी 1 साल दी, तो मैं टोटल कितनी हो जाएगी? 1 + 2 + 1 4 साल की सज़ा हो जाएगी। तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो यहाँ पे 4 साल की नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसने अलग अलग दी है, यहाँ पे वो अपने लिमिट के अंदर ही दे रहा है। हम ये नहीं बोलेंगे इसने 3 साल से ज़्यादा की सज़ा दे दी, इसको हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, सबको टोटल नहीं करेंगे सबका। being in excess of punishment which it is competent to inflict on conviction of single offense to send the offender for the trial before the हायर कोर्ट। और जब हायर कोर्ट में उसको भेजा जाएगा तो सबको फिर एक ही उसके अंदर माना जाएगा। ठीक है, जब अपर कोर्ट में भेजेंगे, जब हाई कोर्ट में वो अपील के लिए जाएगा तो वहाँ पे हम एक ही मानेंगे उसको, सिंगल सेंटेंस मानेंगे कि सिंगल सेंटेंस के अगेंस्ट गया। ऐसा नहीं कि अरे एक ऑफेंस के लिए 1 साल की सज़ा हुई थी, इसके लिए आगे अलग से अपील में जाएगा, इसके लिए अलग से जाएगा, इसके लिए अलग से जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हम सिंगल सेंटेंस मानेंगे कि एक ही सेंटेंस के अगेंस्ट वो अपील में गया है, लेकिन जब इसका कैलकुलेशन करेंगे कि मजिस्ट्रेट ने कैसे सज़ा दी है तो हम अलग अलग करेंगे। ठीक है, वहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि 4 साल की सज़ा दे दी, 1 2 + 1 ऐसे बोलेंगे हम। देन प्रोवाइडेड दैट इन नो केस शेल सच पर्सन बी सेंटेंस इम्प्रिजमेंट फॉर लॉन्गर देन 14 ईयर्स। लेकिन इसमें भी ये नहीं कि दो दो करके 10 ऑफेंस से दो करके 20 साल की सज़ा दी थी, मैक्सिमम उसमें भी 14 ईयर्स की ही पनिशमेंट मिलेगी, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते। द एग्रीमेंट पनिशमेंट शेल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट इन सिंगल ऑफेंस। और यहाँ पे भी मैक्सिमम कितनी सज़ा दे सकते हैं? ट्वाइस ऑफ कॉम्पिटेंसी। लाइक अगर 3 साल की दे सकता था एक ऑफेंस के अंदर, तो मैक्सिमम 6 साल की दे सकता है सारे ऑफेंस को मिला के। ठीक है, जो एक ऑफेंस में मैक्सिमम 3 साल की दे सकता था, तो उसके डबल तक वो दे सकता है यहाँ पे, तो मैक्सिमम 6 साल, जैसे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के केस में हो गया, वो चीज़ यहाँ पे बोल रहे। सबसेक्शन 3 बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ अपील बाय कन्विक्टेड पर्सन द एग्रीगेट ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंसेस पास अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी ए सिंगल सेंटेंस। ये बात हमने डिस्कस कर ही ली है। देन सेक्शन 32 के ऊपर आते हैं हम। मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स की पावर्स देने की बात कर रहा है। तो इन कन्फरिंग पावर्स अंडर दिस कोड, जब पावर्स दी जाएंगी इस कोड के अंदर, सीआरपीसी के अंदर, तो जो हाई कोर्ट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, एज अ केस में भी मे ऑर्डर एम्पावर पर्सन स्पेशली बाय नेम इन वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस और क्लास ऑफ ऑफिशियल्सली जनरली बाय देयर ऑफिशियल टाइटल्स। मतलब उनको ऑफिशियली वो पावर्स दी जाएंगी, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोला जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोला जाएगा, या जो भी पावर्स दी जाएंगी वो स्टेट गवर्नमेंट या हाई कोर्ट देगी उनको। Every such order shall take effect from the date on which it is communicated to the person so empowered। तो जिसको भी ये पावर दी गई है, वो जिस दिन उसको कम्युनिकेट होगी उस दिन से वो पावर मानी जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे मान लो कि पहले एक जो पर्सन था वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2nd क्लास था। ठीक है, और 1 तारीख से या ऐसे मान लो 5 तारीख से वो जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1st क्लास बन जाता है। तो यहाँ पे अब उसको डेट ऑफ कम्युनिकेशन कौन सी है? 5 तारीख को उसको कम्युनिकेट होता है कि अब से जो है मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1st क्लास हूँ। तो इससे पहले जो भी उसके पास ट्रायल चल रहे थे वो कैसे चलेंगे, या किस पावर के अंदर वो सज़ा दे सकता है उनके अंदर, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2nd क्लास से ही दे सकता है। लेकिन 5 अक्टूबर के बाद जो ट्रायल होंगे वहाँ पर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1st क्लास की पावर्स को यूज़ कर सकता है। ठीक है, देन पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड। अब क्या पावर होगी जो ऑफिसर अपॉइंट होंगे? वेन एवर एनी पावर any person holding an office in the service of government who has been invested by the high court or the state government with any powers under this code throughout any local area is appointed to an equal or higher office of the same nature, कि उसको इक्वल या हायर या सेम नेचर का जो है कर दिया जाता है विद इन अ local area under the state government, he shall unless the high court or state government as a case may be otherwise direct or otherwise directed exercise the same powers in the local area in which he is so appointed। कि जैसे मान लो अगर यहाँ पे था पहले वो, अब उसको यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया, तो जो पावर्स उसके पास यहाँ पे थी वही पावर्स यहाँ पे भी होंगी जिस भी पोस्ट के लिए उसको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, जैसे ही वो यहाँ से यहाँ आएगा उसके पास यहाँ की पावर्स आ जाएंगी, यहाँ की पावर्स उसकी खत्म हो जाएगी, जो प्रीवियस उसका लोकल एरिया था वहाँ से ख़त्म होके, वहाँ का चार्ज हो तो ख़त्म होकर यहाँ पे उसको पावर्स मिल जाएंगी। ये चीज़ बोल रहा है हमें। देन ये पावर्स विड्रॉ भी की जा सकती है, जो हमारा हाई कोर्ट है या स्टेट गवर्नमेंट है, इनमें से कोई भी पावर्स विड्रॉ कर सकता है जो उसने इस सीआरपीसी के हिसाब से उस पर्सन को दी है। एंड एनी पावर्स कन्फर्म बाय सीजीएम
to or the by district magistrate may be withdrawn by the respective magistrate by whom such powers was conferred। ऐसे ही अगर सीजीएम ने या डीएम ने कोई पावर्स दी थी अपने मजिस्ट्रेट को, जैसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, तो वो भी वापस ली जा सकती है। एंड आखिरी सेक्शन आता है इस चैप्टर का, हमारा चैप्टर 3 का, पावर ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट एक्सेसाइबल बाय देयर सक्सेसर्स इन ऑफिस। सक्सेसर्स कौन होते हैं? जैसे पहले अगर ए जज था तो इसके बाद कौन आया? बी आया, तो इसकी क्या पावर्स होंगी, इसकी बात कर रहा है ये। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, सबसेक्शन 1 के अंदर क्या बोलता है, जो भी पावर्स एंड ड्यूटीज़ होंगी जुडिशियल मतलब जज या मजिस्ट्रेट की, वो उसके सक्सेसर के द्वारा एंजॉय की जा सकती है। अगर ए पहले जज था, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास था, जो भी केसेस चल रहे थे, जो भी पावर्स इसके पास थी, अब इस ये हट जाता है अपनी पोस्ट से, उसके बाद बी आता है, तो जो पावर्स ए के पास थी वही पावर्स सारी बी के पास होंगी। ये चीज़ बोलता है सबसेक्शन 1 के अंदर। देन सबसेक्शन 2 में क्या बोलता है, अगर इस बात पे डाउट है कि सक्सेसर कौन है, तो कौन डिसाइड करेगा सक्सेसर कौन है? जो सेशन जज हैं वो डिसाइड करेंगे किसके केस के अंदर, एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज में, कि सक्सेसर कौन है। अगर इस बात पे डाउट हो जाता है कि सक्सेसर कौन है, एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज का, तो सेशन जज डिसाइड करेंगे कि सक्सेसर कौन है और पावर्स कितनी है उसके, मतलब कौन सी पावर्स उसके पास है। और सबसेक्शन 3 के अंदर बोलता है, अगर डाउट अराइज होता है सक्सेसर को लेके, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सक्सेसर को लेके होता है डाउट कि कौन है सक्सेसर। और अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लेके अगर कोई डाउट होता है तो कौन डिसाइड करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि कौन सक्सेसर है। बस इतनी सी बात है सेक्शन 35 तक। तो इसमें से कुछ सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे 26, 27, 28, 29 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 31 ये वाले सेक्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे 35। तो आई होप आपको समझ आया हो। हम पूरे सीआरपीसी को कंप्लीट करेंगे एक एक करके। आज हमने सेक्शन 26 टू 35 तक किया है। इसी तरीके से आगे करके आगे आगे चलते हुए हम पूरे सीआरपीसी को ख़त्म करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।